हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है एडोबी इलस्ट्रेटर पार्ट 2 बेसिक्स में। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था कि हम बेसिक टूल्स को यूज़ करके फिर हम एक सोशल मीडिया क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे। इन दो क्लासेस का, क्योंकि ये सेकेंड जो क्लास है, ये क्लास हमारा ओवरऑल के इलस्ट्रेटर के टॉपिक्स को कवर करेगा। लेकिन इसके बाद जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर में हम फिर एक एक करके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। अभी मैं ओवरऑल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि इलस्ट्रेटर में काम कैसे करते हैं, आपका रोल क्या होगा, आप कैसे चीज़ें क्रिएट कर रहे होगे। इसका मैं एक ओवरऑल आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने ये दो ट्यूटोरियल बनाया है। इसके बाद थर्ड ट्यूटोरियल से हम बेसिक्स सीखेंगे एक एक करके, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, देन शेप टूल अलग से सीखेंगे, फिर ग्रेडियंट टूल अलग से सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके सीखेंगे। लेकिन ये दूसरा चैप्टर भी है, ओवरऑल आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। ये क्या करेगा कि आपको एक ओवरऑल इलस्ट्रेटर के आइडिया और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि इलस्ट्रेटर में फंक्शन है क्या, आप कैसी चीज़ें कर रहे हो। इससे जब आप एक एक करके टूल सीखोगे तो आपके अंदर आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी रहेगा। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक्स पार्ट 2। लेट्स गो। एडोबी इलस्ट्रेटर पार्ट 2 बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करके हमें 1080 बाई 1080 लेना है। ये सारी सेटिंग्स सेम रहेंगे जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में लिया था। यहाँ पे जाकर के हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये हमारा आर्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। इसे हम सेव करेंगे। जाकर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव टू योर कंप्यूटर, यहाँ पे ये जो आपको सेटअप दिख रहा है ये काफ़ी डिफरेंट होगा आपके कंप्यूटर में, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये विंडोज़ है और मैक हो, सब में सेम रहता है। हमें क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास नाम ऑलरेडी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नाम यहाँ से ऑटोमेटिक कैच कर लेगा और इसे हम फाइल को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, हमने फाइल रिप्लेस कर दिया। अगेन मैं बोलूँगा लेआउट थोड़ा सा भी डिफरेंट दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूचर के जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है। अब मैं गया फिर से फाइल पे जाकर के प्लेस पे क्लिक करा। प्लेस पे क्लिक करने के बाद विंडो पॉपअप होगा। इस विंडो में हमें ये जो फ़ोल्डर है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। इस फोल्डर में जितनी मटेरियल आपको दिख रहे हैं वो सारे मटेरियल आपको एक लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमें लेना है 1, 2 और ये 3, इन तीनों को लेना है। और फ़ॉन्ट्स जो हम यूज़ करेंगे वो इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सेम फ़ॉन्ट रखा था, तो अगर आपने उसे वो सेम फ़ॉन्ट यूज़ करा हुआ है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों को मैंने लिया, प्लेस पे क्लिक करा और फिर हमें यहाँ एक इमेज, 2 इमेज और ये तीसरा इमेज, अब ये 3 ले लिया। और दूसरा हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, जो कि टेक्स्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ही टाइप कर दिया है, वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने इस डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लिया तो इसे यहाँ पे आना है, इस आर्ट बोर्ड पे आना है और कंट्रोल V क्लिक करना है, तो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को मैं साइड में करूँगा, इन चारों को साइड में करूँगा। इन चारों को साइड में करने के बाद मैं एक सोशल मीडिया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने लिया, ये बैकग्राउंड जो ये वाइट कलर का लिया था, इसे थोड़ा जूम करता हूँ मैं। जूम करने के लिए होता है स्पेस बार एंड कंट्रोल से प्लस, ये आइकन हो गया, तो इसे आपने क्लिक करके बड़ा या छोटा कर लिया। फिर सिर्फ स्पेस बार होल्ड करोगे तो इसे मूव करा सकते हो, और फिर ऑल्ट क्लिक कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इससे मैं अपने इस बैकग्राउंड पे, अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे 1080 बाई 1080 इस इमेज का डायमेंशन दिखा रहा है। अगर आप में नहीं दिखा रहा होगा तो आप इसे बाद में जा कर के मैनिपुलेट कर सकते हो।
तो ये मैंने बैकग्राउंड को पूरे आर्टबोर्ड के पीछे पूरे आर्टबोर्ड में फैला दिया। अब इसे में चेक करना है कि ये 1080 या बाई 1080 जो कि हमारा आर्टबोर्ड है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये हुआ है या नहीं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम, उसके लिए यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट 1080 परफेक्ट। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रेडी। अब इस बैकग्राउंड को लेयर्स में जा कर के मैं यहाँ से एरो से ओपन करूँगा और इसे मैं जा कर के लॉक कर दूँगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अभी हमें। दूसरा जो है वो है इमेज। इस इमेज को मैं यहाँ पे ला के रखूँगा और इसे ऊपर से शिफ्ट होल्ड करके बड़ा कर दूँगा ताकि ये प्रॉपरली स्केल हो, डिस्टॉर्ट ना हो किसी भी तरीके से। जैसे ये अभी डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, अगर मैं शिफ्ट होल्ड करा तो ये प्रॉपर स्केल होगा। इसे मैं यहाँ रखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ ये टेक्स्ट, अभी मैं इसे साइड में ही रखूँगा। अभी क्या है, जो हमने कलर्स ये उठाए थे 4-5, इसे मैं बॉक्सेस लेकर के इसके अंदर पांच बॉक्सेस बनाऊंगा मैं। तो इस बॉक्स को मैं कॉपी कर करके 5 बॉक्स बना लूँगा। इन पांचों बॉक्स को मैं ये पांचों कलर्स इसमें ऐड कर दूँगा। पहला डन, क्लिक, देन आई, देन इस पर जाकर क्लिक करना है, ये कलर पिक कर लेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे जा कर के क्लिक, सेम प्रोसेस, इस बार इस कलर को उठाएंगे। अगर ये आई ड्रॉपर टूल ये आपका यहाँ पे है तो फिर से वी क्लिक करेंगे जो कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करके फिर से आई होल्ड करेंगे, ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आई ड्रॉपर का एक ये होता है कि अगर आपने सिलेक्शन टूल ले रखा है, जैसे यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये एरो दिख रहा है, आपने आई क्लिक करके होल्ड करा और कोई कलर उठाया आपने और आई होल्ड आपने लंबे समय तक होल्ड करके फिर इसे छोड़ा। अब ये मैंने पांचों कलर्स ले लिए। अब इन पांचों को सेलेक्ट करूँगा, मैं स्वॉचेस में जाऊँगा, स्वॉचेस पे क्लिक करूँगा। ये हाइड हो रखा है ये स्वॉच पैनल। अब एक्चुअली हुआ यहाँ पे ये है, इसे मैं बाहर करता हूँ। अब ये स्वॉच पैनल है, इसे मैं अगर यहाँ रखूँ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कलर ग्रुप। ये जो फोल्डर आइकन इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये एक कलर ग्रुप सेलेक्ट करेगा और देखिए ये सारे पांचों कलर्स यहाँ पे आ गए। अब हमें इन कलर्स को यूज़ करके इस क्रिएटिव को क्रिएट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये इसमें ये वाला जो पैटर्न है ये रहे, पर इसके साथ एक कलर भी रहे, कोई कलर भी यूज़ कर सके इसमें, हम पिंक हो गया कोई भी कलर। तो मैं क्या करूँगा, इसमें शेप टूल लेकर के यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करके यहाँ पे 1080 कॉपी, 1080 पेस्ट, कमांड वी से इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब एक्चुअली पिंक थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, वैसे मैं इसे रख के पीछे पहले देखना चाहूँगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब ये पिंक कलर मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये सारा कुछ पीछे का हाइड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नए नए चीज़ें क्रिएट करते हो वो लेयर में सबसे ऊपर रहता है। जो सबसे पहले बारी मैंने क्रिएट करा होगा वो सबसे लास्ट में है, और जैसे जैसे हम चीज़ें क्रिएट कर जाएंगे एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसे क्रिएट होते जाएगा। अब इसे क्या करना है, मुझे इसे लेकर आना है पीछे। किसके पीछे? इस लड़की के पीछे, और ये जो बैकग्राउंड है मेरा वाइट उसके ऊपर रहेगा। अब क्या है, ये शेप सेलेक्ट करा है मैंने, फिर मैं जाऊंगा ट्रांसपेरेंसी पैनल पे। ये यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर रखा है, लेकिन अगर ओपन नहीं है आपके में तो आप विंडो में जाओगे, विंडो में जा कर के यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दोगे। अगर यहाँ चेक मार्क नहीं है तो आप इसे क्लिक करोगे तो ये पैनल यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे वो बहुत सारे ओवरलेज हैं,
डार्क मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट स्क्रीन, कलर डॉज, बहुत सारे हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा। मल्टीप्लाई पे क्लिक करते ही ये पीछे का जो बैकग्राउंड के पैटर्न्स छिपे हुए थे वो क्लियर हो गए। इसकी लेआउटिंग में चेक कर लेता हूँ एक बार। लेआउट पैनल पे, लाइन पैनल पे क्लिक करके सेंटर लेफ़्ट और राइट से, टॉप और बॉटम सेंटर। अब मेरा बैकग्राउंड रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे कमांड या कंट्रोल 2 से लॉक कर दूँगा। लॉक करने का तरीका एक यहाँ से भी होता है और कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल 2। अब मेरा बैकग्राउंड रेडी। इमेज जो यूज़ करना है उसकी भी प्लेसमेंट हमने कर दी है। अब मुझे चाहिए एक शेप। उस शेप को मैं क्रिएट करूँगा शेप टूल और पेन टूल को यूज़ करके। तो जब से तो ये मैंने शेप टूल लिया। शेप टूल लेकर मैंने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को रेक्टेंगुलर शेप में रखना चाहता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं। अब ये हो गया डन। अब इस शेप को मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। मैं एक स्पीच बबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं गया, पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे जा कर के क्लिक करा और फिर यहाँ पे क्लिक करा, फिर थोड़ा मैं इस साइड क्लिक करा, शिफ्ट होल्ड करके मैंने यहाँ पे क्लिक करा और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब पेन टूल से मैंने यहाँ से आर्ट वर्क स्टार्ट करा था क्रिएट करना, मुझे एंड भी यहाँ पे करना होता है। अगर मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखाऊं तो ये जो है, अगर इसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो आप ध्यान दोगे पेन टूल के नीचे की तरफ एक सर्कल है। उस सर्कल कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट हो रहा है शेप। अगर ये शेप कंप्लीट नहीं होगा तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इसके लाइंस को, इनके पॉइंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे आप एडिट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल Z करा मैंने और इसे कंप्लीट करे बगैर मैंने यहीं पे स्केप की दबा दिया तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये दिखने में तो कंप्लीट लग रहा है, पर अगर मैं एक क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के मैं इस पर क्लिक करूं और फिर पेन टूल के नीचे एंकर पॉइंट यूज़ करके यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखो तो यहाँ पे चीज़ें मैनिपुलेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं करता भी हूँ तो सिर्फ एक साइड ही कर पा रहा हूँ, ये वाले साइड को नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। वही अगर यहाँ पे दो साइड्स हैं क्लोज्ड हैं तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से एडिट इसे कर सकता हूँ। आप देखो कर्व दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है। इसलिए हमें बॉक्स को क्लोज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर से पेन टूल लूँगा। पेन टूल लेकर के अगर मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ तो ये दोबारा से मैं इसे एक बार यहाँ पे जा कर के इस पॉइंट पर अगर क्लिक कर दिया मैंने तो ये दोबारा से हमें इसे क्लोज़ करने के लिए ऑप्शन देगा और फिर इसे मैं क्लिक कर दूँगा। ये शेप हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लिक करता हूँ। एक क्लिक करने के बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं लूँगा एंकर पॉइंट लेकर के यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये ऐसे मुझे कर्व मिलेगा। लेकिन एंकर पॉइंट लेने के बाद आप लाइन को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं लाइन को मैनिपुलेट करूँगा क्योंकि इससे शेप क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐसे इसके पैरेलल है इसे थोड़ा मैं डायगोनल करूँ। तो मैं फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इस पॉइंट को पकड़ूँगा और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींच दूँगा। तो ये एंगल मुझे सही लग रहा है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हुआ है यहाँ पे इस लाइन में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं थोड़ा यहाँ से नीचे की तरफ से पतला करता हूँ और ये पॉइंट मुझे यहाँ से क्लिक करके इसे थोड़ा और मैनिपुलेट करता हूँ मैं और ये हो जाता है कंप्लीट। इसे मैं थोड़ा ये पीछे की तरफ, अब यहाँ पे थोड़ा
बहुत ही ज़्यादा कर्व हो गया, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इससे मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करूँगा। अब ये जो पॉइंट है मैं चाहता हूँ थोड़ा इधर आए, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसे ड्रैग करके यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे खींच सकता हूँ। ये हो गया। इससे मैं थोड़ा और ऊपर करूँगा। ये हो गया हमारा शेप रेडी। अब ये शेप, एक ये शेप है और एक ये है, दोनों एक नहीं है, दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को ही। अब ये दो अलग अलग शेप हैं, इन दोनों शेप को मैं चाहता हूँ कि कंबाइन करके एक बना दूँ। अगर आप लेयर्स में जाओगे इन दोनों को सेलेक्ट करके, तो ये देखो यहाँ पे दो लेयर सेलेक्ट हो रखे हैं। अब मुझे इनको कंबाइन करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाथ फाइंडर टूल सेलेक्ट करना होगा। तो विंडोज़ में जाएंगे, दोबारा से पाथ फाइंडर पर क्लिक करेंगे, तो ये पाथ फाइंडर ये पॉपअप हो गया। तो फिर पाथ फाइंडर में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर सबसे पहले ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ, तो इसे क्लिक करने पे देखोगे तो ये दो शेप मिल करके एक बन रहा है। इसको क्लिक करो, ये देखो, अब ये दो शेप मिलकर एक हो गए हैं। और यहाँ पे लेयर्स में चेक करोगे तो ये एक ही लेयर है। अब मैं इस पर क्लिक करा, इसको क्लिक करके इसे मैं साइड करता हूँ। इसे मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ ताकि और भी फीचर्स हम एक्सप्लोर कर लें। इस पर क्लिक करा, इसको मैंने ओवरलैप कराया। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, एक शेप में से एक शेप माइनस हो रहा है। तो इस पर अगर क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे देखो दोनों में जो कॉमन पॉइंट था, जो ये है, जो कॉमन एरिया था, जो ये है, ये माइनस हो गया, जो कि इसमें भी दिखाया है। दोनों के जो कॉमन एरिया उनको माइनस कर दिया है इसमें। इसको कंट्रोल Z करेंगे, फिर से इन दोनों शेप को सेलेक्टेड रखेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो रह जाएगा, बाकी सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे इसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है। इस पर क्लिक करा मैंने, क्लिक करते ही आप देखो दोनों शेप का जो कॉमन एरिया था उसको रख के बाकी सारा कुछ डिलीट हो गया है। अब इसे कंट्रोल Z करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो ये कॉमन एरिया को डिलीट करके जो कॉमन नहीं है उससे रखता है। ये देखो कॉमन एरिया डिलीट, बाकी सारे वैसे के वैसे हैं। एक ये फीचर है। अगर इस पर क्लिक करेंगे पाथ फाइंडर्स ऑप्शंस में, इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों शेप अलग अलग हो जाएंगे। ये तीनों शेप अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें ये दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसे हम अनग्रुप करेंगे तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक शेप इधर अलग हो जाएगा, ये शेप अलग हो जाएगा और ये शेप अलग हो जाएगा। फिर से हम इसे कंट्रोल Z करके इसे वापस यहाँ पे लाएंगे और बाकी सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे अगर हमने क्लिक करा तो ये इसे ट्रिम कर देगा। तो इसे अगर मैं अनग्रुप करता हूँ तो हमें क्या मिलता है कि जो ऊपर का लेयर है वो वैसे ही रहेगा, उसमें से जो नीचे के लेयर में से जो एरिया कॉमन है उसे माइनस करेगा, ऊपर के लेयर को कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ऊपर के लेयर को रेफरेंस लेकर के पीछे के लेयर के शेप को कट आउट कर देगा जो कि कॉमन हुआ है। इस शेप और उस शेप का जो कॉमन पॉइंट था, उस कॉमन पॉइंट को पीछे वाले शेप से ये रिमूव करता है। ठीक है, ये दो शेप मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस से नॉर्मल सिचुएशन में ले गया इनको। फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, फिर इस तीसरे पॉइंट पे क्लिक करा, मर्ज पे, तो इन दोनों को शेप को मर्ज कर देगा आपस में, ये एक लेयर हो जाएंगे, जो कि सिमिलर है इस टूल से। तो ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये कुछ कॉमन फीचर हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये इस शेप को मैं वापस ऐसे ले आया कंट्रोल Z करके। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना था, तो मैं फिर से जाऊंगा, इन दोनों पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके और स्पेस बार दबा करके इसे नीचे लेकर आया और फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया। मेरा काम इस प्रोजेक्ट के लिए डन है। इसे मैंने छोटा करा ताकि मैं आर्टबोर्ड को प्रॉपरली देख सकूं। इस शेप को मैं लेकर के यहाँ आया। अब इस शेप के कलर को चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैंने इस पर क्लिक करा,
आई कीबोर्ड पे क्लिक करा, फिर मैंने कलर चेंज करने को ट्राई करता हूँ। ये डार्क हो जा रहा है, ये ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये कलर अगर ट्राई करें तो ये आई थिंक ये कलर काम कर रहा है। आई थिंक ये कलर चलेगा। इस कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को भी बड़ा करके इसे भी एडिट करूँ। तो सबसे पहला जो काम मैं करूँगा, शिफ्ट करके इसे बड़ा करूँगा और फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। सबसे पहला काम यहाँ पे गए प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे गए फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैंने फ़ॉन्ट का नाम टाइप करा मोंसेरात फ़ॉन्ट, यहाँ से सेलेक्ट करा। अब क्या है मैं यहाँ पे इन सारे टेक्स्ट को अलग अलग करूँगा। इसको सेलेक्ट करके कमांड X, कमांड V, तो ये जहाँ पे आ जाएगा। ये एक अलग टेक्स्ट है। दूसरा जो टेक्स्ट है उसमें वो है ये ओनली 3 days लेफ्ट। इस पर क्लिक करने पे ये भी कम, इसे भी कंट्रोल C कंट्रोल V करके यहाँ पे अलग से ला दूंगा। ये अलग हो गया। 3 तरह के टेक्स्ट हैं हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लाता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब इसके कलर के साथ भी थोड़ा प्ले कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे स्वॉचेज़ में जाएंगे। अगर स्वॉचेज़ आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से ले सकते हैं स्वॉचेज़, यहाँ से स्वॉचेज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस पे इस कलर पे सेलेक्ट करेंगे वाइट पे, तो ये अपने आप ये कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कुछ क्रिएट कर रहे होते हो तो आपको एक हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा। वो हैबिट ये है कि आप हर 1 से 2 मिनट पे कंट्रोल S क्लिक करते रहो। इन केस किसी कारण फाइल करप्ट हो गया और आपने काम सेव नहीं करा है तो वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल S की हैबिट डाल दो। हर 1 मिनट 30 सेकेंड या 2 मिनट पे कंट्रोल S क्लिक करते रहो ताकि आपका काम कंटिन्यूअसली सेव होता रहे। अब क्या है, अब हम थोड़ी बहुत टाइपोग्राफी के बारे में देखेंगे और कैसे हम टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कैरेक्टर पैनल। हम कैरेक्टर पैनल को अलग से यहाँ से ला करके फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टेक्स्ट का मैंने कलर चेंज करा और फिर इसे मैं अरेंज करूँ। बिगिंस को कंट्रोल X और कंट्रोल V करके मैंने यहाँ पेस्ट करा। इसे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। काउंटडाउन को मैं चाहता हूँ कि छोटा रखूँ, बिगिंस को बड़ा। इन दोनों को मैं फुल कैप्स करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, मैं कैरेक्टर पैनल में यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ताकि ये स्प्रेड हो जाए प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये कम्प्लीटली फुल कैप्स हो जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि आपको अगर किसी एक लेटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ ये दोनों जो टेक्स्ट है इन दोनों को फुल कैप्स रखूँ। फुल कैप्स के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसे एक्सटेंड कर दूँगा ताकि बहुत सारे फीचर्स और आ जाएं। यहाँ पे क्लिक करते ही ये दोनों के दोनों फुल कैप्स हो जाएंगे। और इसे मैं इटैलिक्स में भी रखना चाहता हूँ। तो इटैलिक्स में दोनों को रखने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पे क्लिक करूँगा, फ़ॉन्ट्स में जा कर के सेमी बोल्ड इटैलिक सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे परफेक्ट जो मुझे चाहिए थे वो वैसा सेट हो गया। ये इन दोनों टेक्स्ट को मैं इस बॉक्स के अंदर अच्छे से सेट करूँगा। इसे क्लिक करा, इसे थोड़ा बड़ा करा, काउंटडाउन को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसे अलाइन करने की कोशिश करूँगा। इस पे जितना आप टाइम दोगे ये उतना ही बेटर होता जाएगा क्रिएटिव। तो अभी क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं एक बेसिक लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाले टेक्स्ट यूज़ करने हैं, मैं ओनली को मैं कट पेस्ट करूँगा। इसे क्लिक करा, कमांड V, कॉपी करके कट करके, और फिर 3 days को मैंने अलग कर लिया, कमांड कंट्रोल X कंट्रोल V, ये डेज भी अलग हो गया। अब मुझे इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ ओनली को ऊपर, क्योंकि ये पहले आया था। 3 days को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा।
सबसे पहली चीज़ तो इन तीनों के कलर्स को चेंज करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं चाहता हूँ ये सेम फॉन्ट मैं इसे इन सारे टेक्स्ट में भी करूँ। तो इसका तरीका क्या है कि आप आई ड्रॉपर लोगे और टेक्स्ट पे जिस साइज़ में, अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये काउंटडाउन का साइज़ और कलर और जो भी फीचर्स हैं फ़ॉन्ट के वो सारे यहाँ पे ये कॉपी कर लेगा। अब मैं क्या करूँगा, डेज़ को क्लिक करके इसे बड़ा करूँगा। इसे बड़ा करने के बाद यहाँ रखूँगा और फिर इसे मैं छोटा करूँगा। मुझे एंड ऑफ सीज़न सेल भी थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ सीज़न सेल को कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी और इसे मैं अलग कर दूँगा। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एंड ऑफ सीजन सेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे मैं छोटा करूँगा और एंड ऑफ सीजन सेल को मैं किसी तरीके से ज़्यादा बेटर तरीके से फिट करूँगा इसके अंदर। तो एंड ऑफ सीजन सेल को मैं अलग करता हूँ, एंड ऑफ सीजन को वैसे रखता हूँ और इसे मैं बाहर को कर यहाँ पे ला कर रखता हूँ इसको मैं, और एंड ऑफ सीजन को बड़ा करता हूँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3 days और ओनली को सेम फॉन्ट में रखना होगा, नहीं तो कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। इससे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे अलाइन करूँगा, एरो की से इसे थोड़ा लेफ़्ट ले जाऊँगा, यहाँ पे हमने इसको रख दिया। अब एंड ऑफ सीजन सेल को मैं यहाँ रखता हूँ। अब मुझे 3 को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल को मैं यहाँ रखता हूँ, लेफ़्ट अनटिल आवर्स को मैं यहाँ रखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग अलाइन करता हूँ और फिर ओनली 3 days को मैं कुछ और ऑप्शन देखता हूँ। अगर ओनली 3 days को मैं यहाँ रखता हूँ तो भी चलेगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक तो जगह की कमी हो रही है, दूसरा कि बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड लग रही हैं। तो सेल को मैं यहाँ पे लाइन जैसे पहले कर रखा था वैसे करता हूँ और थोड़ा जूम करके मैं इसको करता हूँ। इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, एरो की से राइट ले गया, फिर एरो की से अप, एरो की से इसको राइट, फिर डाउन, ये हो गया हमारा सेट। और ओनली 3 days को मैं जहाँ रखता हूँ। अब क्या है, ये सेट तो हो गया, अब इसमें कलर्स के साथ थोड़ा हम खेल सकते हैं। बिगिंस हाईलाइट हो रहा है ज़्यादा, वो ठीक है। डेज़ को मैं अगर ज़्यादा हाईलाइट करने के थोड़ा डिफरेंट, इस बॉक्स में थोड़ा डिफरेंट दिखे, इसके लिए मैं इसको पिंक कलर कर दूँगा, तो ये एक थोड़ा अलग इम्प्रेशन क्रिएट कर। अब मैं एक एलिमेंट लूँगा, शेप टूल लूँगा, शेप टूल लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दूँ। अब इस लाइन को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, इसको थोड़ा मैं पतला करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। इसे मैंने पतला कर दिया, इसे थोड़ा जूम इन करके और ज़्यादा बेटर मैनिपुलेट करता हूँ इसको। इसे जूम इन करके थोड़ा बेटर इसको और बनाता हूँ मैं। अब ये बॉक्स है हमारा यहाँ पे, इससे मैं, क्योंकि हमारे सारे फ़ॉन्ट्स इटैलिक हैं और ये स्ट्रेट वर्टिकल दिख रहा है हमें, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसे डायगोनल क्रिएट बनाता हूँ मैं ताकि ये डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट ना लगे।
बाकी सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं 2 ही लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ। इसी सेम शेप को मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, कर सकते हैं यहाँ पे भी रिपीट। थोड़े इनके बीच के गैप्स को कम करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके स्ट्रेच करना पड़ेगा इधर किस तरफ। यहाँ मैंने स्ट्रेच कर दिया इसे। और फिर सेम पैटर्न को हम सेल के यहाँ भी स्ट्रेच करेंगे इसे। ऑल्ट क्लिक करके यहाँ तक इसे, ऑल्ट कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करके इसे हम यहाँ तक ड्रैग करते हैं और फिर इसे यहाँ बिना शिफ्ट दबाए से स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि शिफ्ट दबा के करेंगे तो पूरा प्रॉपर चारों तरफ से बड़ा होगा, हमें सिर्फ एक साइड से बड़ा करना है। तो ये हमारा ये पार्ट डिसेंट लग रहा है, बहुत क्रिएटिव तो नहीं कहूँगा पर डिसेंट लग रहा है। लेकिन हमें टाइम की भी कमी है हमारे पास, तो हम इसे अभी के लिए सॉर्टेड मानते हैं और इसे यहाँ हम ऐसे इसे सेट कर देते हैं। अब हमारे पास एक और टेक्स्ट है जिसे हमें इस पूरे डिज़ाइन में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले शेप को ऑल्ट क्लिक करके इसे कॉपी कर लूँगा। अब इसे मैं छोटा करूँगा क्योंकि हमारे पास एरिया नहीं है उतना, तो इसे मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ और इस इमेज को मैं कंट्रोल शिफ्ट और बॉक्स ब्रैकेट को क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा इमेज। अब इसे मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे गया, रिफ्लेक्ट, और ये वर्टिकली हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे अलाइंड हो और फिर मैं इस टेक्स्ट को, जो कि मोस्टली मैं वाइट ही रख रहा हूँ क्योंकि हमारे बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है, तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं, अप टू पे डबल क्लिक, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और इसे उठा करके मैं यहाँ पे रखूँगा। 50% ऑफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और इसे मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखूँगा। ऑन ऑल प्रोडक्ट को मैं कुछ और देखता हूँ। अभी मैं 50% को भी थोड़ा सेपरेट रखना चाहता हूँ, इसे चाहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखें ताकि ये दूर से ही दिखे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसे ला करके मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इटैलिक्स नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। 50% को बड़ा करता हूँ, इसे बड़ा करा मैंने। ऑफ को नीचे करता हूँ मैं, 50% को यहाँ ऊपर, अप टू को यहाँ पे रखता हूँ, ऑफ को यहाँ पे रखता हूँ, और ये पार्ट हमारा डन। अब क्या है, ये बॉक्स हमें इतना एरिया हमें चाहिए नहीं इस बॉक्स का, तो इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करके यहाँ से इसे मैं शिफ्ट होल्ड करके इसे मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ क्लिक करके, तो ये छोटा हो जाता है। इसे मैं इतना भी छोटा नहीं करूँगा, थोड़ा बड़ा रखता हूँ मैं। अब क्या है, इन तीनों को सेलेक्ट करके और इसको भी सेलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा राइट लेकर आता हूँ। इस बॉक्स को ही मैं राइट लेकर आता हूँ यहाँ पे। अब मैं इन दोनों के बीच थोड़ा गैप रखना चाहता हूँ।
इस बॉक्स को मैं थोड़ा छोटा और कर सकता हूँ क्योंकि स्पेस है हमारे पास इन टेक्स्ट के लिए। और ये इन तीनों को थोड़ा मैं इस बॉक्स में अकॉर्डिंगली अलाइन करना चाहता हूँ। इसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो इसे मैं 2 लाइन में करूँगा क्योंकि एक लाइन में तो ये आएगा नहीं, आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है क्रिएटिव। तो इसे यहाँ पे क्लिक करके इसके बीच का जो स्पेस है वो मैं हटाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, थोड़ा आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ ये पार्ट। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, डबल क्लिक, और फिर बैक स्पेस क्लिक करने पे ये स्पेस डिलीट हो जाता है। और फिर एंटर दबाता हूँ, एंटर दबाते ही ये यहाँ पे लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्पेस है, इसे डिलीट कर दूंगा तो ये लेफ़्ट लाइन परफेक्टली हो गया। इससे मैं दोनों लाइंस के बीच के स्पेसिंग को मैं कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है यहाँ पे जा कर के लोअर एरो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे आप इनके लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम हो रही है। ये परफेक्ट है, इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ। इसे थोड़ा बहुत लेआउटिंग करता हूँ मैं इसकी टेक्स्ट और इन सारे। अब क्या है, हमारा ऑलमोस्ट क्रिएटिव रेडी है। अब इसको मैं थोड़ा ब्यूटीफाई करता हूँ। थोड़े बहुत ब्यूटीफाई करने से ही ये क्रिएटिव सही हो जाएगा, एटलीस्ट इससे तो बेटर हो जाएगा। अब क्या है, अगर आप देखो इस बॉक्स के अंदर तो ये टेक्स्ट जो है काफ़ी फंसा फंसा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा छोटा करूँगा ताकि ये थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रहे टेक्स्ट के अराउंड। स्केल को भी मैं इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, ये करा जा सकता है। तो ऐसा करता हूँ, फिर टेक्स्ट को भी बड़ा कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इससे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ और ये ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है। इस लड़की के इमेज को मैं थोड़ा बड़ा ज़रूर कर सकता हूँ, तो इसे मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ही एज के क्लोज़ है, तो इसको मैं थोड़ा लेफ़्ट ले जाता हूँ और मैं इसको अगर मैं थोड़ा ओवरलैप करता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा इन बॉक्सेस के। तो ये जो पूरा एलिमेंट है इनको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा, इससे मैं नीचे लाऊंगा ताकि थोड़ा ओवरलैप लैप इफ़ेक्ट जो है उसके कारण ये ज़्यादा अच्छा लगे। इन सारों को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें ऐसा करता हूँ मैं, इसे ऑल्ट करके कॉपी करता हूँ मैं और इसको स्ट्रोक, इसमें स्ट्रोक डालता हूँ, इसको वाइट कलर का स्ट्रोक डालता हूँ, फिल हटाता हूँ और इससे मैं थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट की तरह यूज़ करना चाहूँगा। ये पहले से तो मुझे बेटर लग रहा है, पर क्या इसके साथ और कुछ करा जा सकता है? थोड़ा इससे मैं ज़्यादा ओवरलैप कराया तो इसे मैं थोड़ा और इससे थोड़ा मैं प्ले अराउंड करूँगा। उसके बाद मैं किसी फाइनल कंक्लूज़न पे पहुँच सकता हूँ कि हाँ ये बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये हो गया डन ये वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को भी मैं सेम करना चाहता हूँ, सेम वाइट कलर ऐड करूँगा और फिर इसे स्ट्रोक बना दूँगा। तो ये वाइट कलर का स्ट्रोक मैंने लिया, इससे मैं यहाँ पे सही लग रहा है। इसे ऐसा करता हूँ मैं, पीछे करता हूँ, कमांड शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और बॉक्स ब्रैकेट को ओपनिंग बॉक्स ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा, लेकिन मुझे इसे और भी पीछे रखना है। तो कंट्रोल बॉक्स ब्रैकेट क्लिक करते रहूँगा सेलेक्ट करके, तो ये पीछे चला जाएगा। या सीधे कंट्रोल शिफ्ट और ओपनिंग बॉक्स ब्रैकेट, इसे मैं लेयर्स में जा कर के देखता हूँ। लेयर्स में क्लिक करा और इसे मैं खींच कर यहाँ से इसके नीचे ले आया तो ये पीछे आ गया। अब इससे मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ बिल्कुल, और ये जहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है ये, तो इसे मैं ऐसे रख देता हूँ। इन सारों को सेलेक्ट करके मैं
इन सबको मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि पूरे ओवरऑल क्रिएटिव में ब्रीदिंग स्पेस की कमी है। आई थिंक ये कम हमारा क्रिएटिव ऑलमोस्ट रेडी है, इसे जितना ब्यूटीफाई करना चाहें उतना कर सकते हैं। और फिर से हम यहीं एंड करते हैं, फिर एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक्स पार्ट 3 में मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप एक बिगनर लेवल के डिज़ाइनर हो तो अगर आपका और टूल्स सीखना स्टार्ट करा है, आपका सेकंड या थर्ड डे है, तो इस लेवल के क्रिएटिव अगर आप क्रिएट कर रहे हो वो भी टूल्स सीखते समय, तो इट्स मोर देन एनफ आई गेस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।